जनरल फैज पे जो बहुत सारे केसेस होंगे उसमें एक केस उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी होगा। और अच्छा। उन्होंने इतना घिनौना जुर्म किया है एक कि आईएसआई का जितना डेटा था, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ, आईएसआई का जितना डेटा था वो जाते हुए जनरल फैज हमीद अपने घर ले गया। No way. उसमें तमाम सियासतदानों के बारे में, तमाम जर्नलों के बारे में, तमाम जजेस के बारे में, तमाम जर्नलिस्टों के बारे में, और बहुत सारा ऐसा डेटा है जो इंतहाई हसास नौयत का है। और वो डेटा वो साथ ले गए। तो उससे बड़ी खबर क्या है? इससे भी बड़ी कोई खबर है? उससे बड़ी खबर ये है कि वो डेटा उनके घर से बरामद भी हो गया है। अच्छा, ये पहला जो उनके घर के ऊपर उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उसी दौरान ये डाटा तहवील में ले लिया बाद गया में था? एक रेड हुआ है उनके घर पे भी और उनके अच्छा। फार्म हाउस पे भी, जो चकवाल में है। और आपको एक और बात बताऊं कि उनके भाई हैं नजफ हमीद पटवारी, वो आजकल किधर हैं? उनको ढूंढ के दिखाएं किधर हैं वो। आपने कुछ सुना उनके बारे में? तो चीजें जो है ना बहुत आगे जा चुकी हैं। और उस दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि डेटा ये जो लेके गए हैं घर, ये जुर्म है। एक फाइल तक नहीं आप घर ले जा सकते ऑफिस की, आईएसआई की, वो भी आप सारा डेटा उठा के ले गए। आपने और ये इनके बाप का ऑफिस तो नहीं था ना, और जिनको ये रिपोर्ट करते थे जनरल बाजवा, उनके बाप का ऑफिस भी नहीं था। तो जनरल बाजवा साहब भी इन ट्रबल हैं, ना सिर्फ इस केस में और केसेस में भी, टॉप सिटी के केस में भी। अच्छा। जो दूसरा केस है फैज हमीद पे, टॉप सिटी का, उसमें भी जनरल बाजवा और उनके कुछ रिश्तेदार भी ट्रबल में हैं। हमने वैसे ये सुन रखा है कि इतना आगे काम नहीं जाएगा जनरल बाजवा। नहीं जाए ना जाए, देखें मैं तो इस बहस में नहीं पड़ता। मैंने तो आपको कुछ रिटायर्ड लोगों का बताया है जिनके पेट भरे हुए हैं, जो आरामदेह घरों में रहते हैं, जो गोल्फ खेलते हैं, उनको तकलीफ सिर्फ ये है कि ये मुल्क भाड़ में जाए, ये इदारा फौज का भाड़ में जाए, सिर्फ हमारा ग्रोह जो है, हमारे यारियां दोस्तियां जो हैं वो कायम रहें। मैं हैरान हूं कि इस उम्र के लोग, इतना कुछ इस मुल्क ने और इस फौज के इदारे ने उनको दिया, वो इतने नाशुक्रे हैं कि वो अपने करप्ट क्रिमिनल दोस्त को या ग्रोह के बंदे को बचाने के लिए वो बैन डाल रहे हैं। अफसोस है, मुझे अफसोस होता है इन लोगों का। ये तो एक फख्र की बात होनी चाहिए कि आपका इदारा अपने अंदर एहतसाब कर रहा है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। कल को मेरा कोई दोस्त, अल्लाह ना करे मीडिया का, वो करप्ट हो, क्रिमिनल हो, वो लोगों को कत्ल करवाए, हमले करवाए, उनके जमीनों पे कब्जे करवाए, तो मैं उसको बैठ के डिफेंड करूं तो यही सारे जो रिटायर्ड सर्विसमैन हैं ये बैठ के मेरे बारे में बातें करेंगे। अभी भी करते, मेरी फोन कॉल्स फलाने से रिकॉर्ड होगी, फलाने से रिकॉर्ड होगी, उस पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो इतना अपना जिगरा इतना है कि क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे होते हैं। और बस छोड़े, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं शर्म दिलाना चाहता हूं उनको। आई होप कि शर्म आ गई मैं चाहता हूं सिर्फ सोचें कि उनके नजदीक ये ट्रेनिंग उनकी हुई है घर से और इदारे से, कि मुल्क से भी आगे, फौज के इदारे से भी आगे एक आपका वो बंदा जो करप्ट है, क्रिमिनल है, और उसका गैंग है एक, आप ये गैंगिज्म हो रहा है, ये माफिया आप चला रहे हैं। आई होप कि ये मैसेज तो पहुंच गया होगा कि अगर कोई एहतसाब हो रहा है तो उसको सिर्फ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कह के तो रुकवा ना दें। जी बिल्कुल, जो हो रहा है उसे जी। और इस पे एक किसी से बात हो रही थी, उसने कहा जी वो भी फलाना भी तो करप्ट है, फलाना भी करप्ट है। उन्होंने कहा जी पकड़ा गया एक बंदा सबूतों के साथ, इतने सबूत हैं, सबूत देख के तो मुंह बंद कर लें, सबूत देख के तो अपनी उदासियां दूर कर लें। ओहो पकड़ा गया, सबूत इतने थे। और फिर आप कहते हैं कि वो, अच्छा मैं आपको एक और इस पे बात बताना चाहता हूँ। एक दो लिखे हुए, फैज हमीद के हाथ के लिखे हुए 2 कागज मिले, अपने हाथ की, उनकी हैंड राइटिंग में बरामद हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? उसमें उन्होंने जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, जिन जिन तंसीबात पे हमला हुआ है और जिस जिस तरीके से जो प्लान था, वो सारा उन कागज पे लिखा हुआ है फैज हमीद की अपनी हैंड राइटिंग में। और इससे भी एक और आपको बड़ी खबर बताऊं जो कि तशवीशनाक है, कि ये जो नवंबर आ रहा है ना, अभी सितंबर है ना, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर में भी एक प्लान बनाया गया था जो उस कागज पे लिखा हुआ था। अच्छा, यानी कमिंग नवंबर में कुछ होना था, क्योंकि 9 मई का तो फेल हो गया ना, फौज के अंदर बगावत करवानी थी। और म्यूटनी की सजा क्या है? आर्मी एक्ट आप देख लीजिएगा। सीक्रेट एक्ट उठा के सारा डेटा आईएसआई का आप घर ले जाएं, इसकी सजा क्या है आप देख लें।
और उसके बाद एक और नवंबर के अंदर जी नवंबर के कुछ और प्लान हुआ था। जी कुछ और प्लान हुआ था जो लिखा हुआ मिला है। क्वेश्चन यू मे फाइंड स्टूपिड, लेकिन सवाल है तो पूछ लेती हूँ। जरूर आप, मैं कहने कुछ और लगा लेकिन आप पूछे स्टूपिड क्वेश्चन। प्लीज ना कहें वो, अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे क्यों वो कागज पे? हाँ नहीं ये बात आपकी ये कोई शख्स अपने खिलाफ सबूत कैसे छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? स्टूपिड क्वेश्चन का स्टूपिड आंसर होना चाहिए वैसे तो। और स्टूपिड आंसर ये है कि जब इंसान कभी ताकत में होता है ना और एम्बिशियस होता है, एडवेंचरर होता है, तो हर इंसान गलती कर सकता है। इसका एक जवाब तो ये है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो यू आर प्रोन टू मिस्टेक्स। जब आपको पता हो मेरे साथ अंदर भी बंदे बैठे हुए हैं बड़े सीनियर पोजीशंस पे जो उनके साथ राब्ते में रोजाना उनको इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स की, वो सब पता चल गया है। ISI chiefs are supposed to be very smart. The smartest supposed to be. वो कॉल सुनवाई थी ना आपको, जो जिस कॉल में वो मुझे कह रहे थे कि हमारे काम नहीं करते आप, तो स्मार्टनेस तो आपको पता चल गई ना। मेक सेंस। देखिए ताकत का नशा जो होता है ना वो इंसान की स्मार्टनेस नहीं रहने देता, फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मैं डेंजरस डफर नहीं कहूंगा जनरल फैज हमीद को, लेकिन एक वक्त होता है, चोर जो होता है ना, देखिए अल्लाह का एक निज़ाम है, आप बहुत ताकतवर हों, आप बहुत स्मार्ट हों, कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। और जब आप गलतियां लोगों पे जुल्म कर रहे हो, लोगों की जिंदगियां छीन रहे हैं, आज लोगों को ये उनके मुंह पे कह रहे हो कि किसको जिंदगी देनी है किसको मौत देनी है इसका फैसला हम करते हैं। ये कहा गया, ये अल्फाज में डायलॉग नहीं बोल रहा, ये लोगों को कहा गया किसको जिंदगी देनी है किसको मौत देनी है इसका फैसला हम करते हैं, किसको कितनी इज्जत देनी है किसको कितनी जिल्लत देनी है इसका फैसला हम करते हैं। सेफ हाउसेस के तय खानों में लोगों को टॉर्चर करते हुए उनको ये बात कहना, ये अल्लाह भी सुनता है। और ये तकब्बर जो है ना अल्लाह की चादर है, इंसान की नहीं है। अगर खाकी वर्दी आपने पहनी थी तो उस खाकी वर्दी को आपको इज्जत देनी चाहिए थी, क्योंकि उस खाकी वर्दी ने आपको इज्जत दी है। आप उस खाकी वर्दी को पहन के लोगों को कहें कि जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत हमारे हाथ में है, तो अल्लाह ने अब दिखा दिया ना, गलती हो जाती है। लेकिन बहरहाल आपका सवाल इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल है कि उसका दूसरा जवाब यह है कि फैज को अंदाजा ही नहीं था कि वो अचानक अरेस्ट हो जाएंगे, और अचानक अरेस्ट हुए। वो चीजें बहुत सारी चीजें तल्फ नहीं कर सके जी, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अरेस्ट हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ये एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जनरल फैज के खिलाफ, और उसका नेटवर्क पकड़ा गया। उसके इर्द गिर्द जितने लोग थे जो जब वो सर्विस में थे वो सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर स्क्रूटनी है। और जो सर्विस में अभी हैं सीनियर पोजीशंस पे और उनके साथ राब्ते में थे और वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, उन सब का भी सब कुछ पता चल चुका है। और वो भी आपने बताया जो दूसरा प्लान हो रहा था नवंबर 2024 में, वो उसका हिस्सा भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि नवंबर अक्टूबर का महीना फौज के इदारे में प्रमोशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए नवंबर का महीना रखा गया। दूसरी वजह यह है नवंबर की कि आपको पता है अक्टूबर के आखिर में काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह अब तक के कवानीन के मुताबिक नए चीफ जस्टिस होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें ऑन बोर्ड हैं या नहीं है, उनके आने से नवंबर में क्या फर्क पड़ता क्या फर्क ना पड़ता, लेकिन नवंबर का एक प्लान है। आपने सुना असद कैसर बार बार कहते थे कि नवंबर दिसंबर में चीजें बदल जाएंगी, और भी कुछ लोगों ने कहा अक्टूबर नवंबर में तब्दीली आ जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। और हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा है, लेकिन ये भी आप हमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं था। ये जनरल फैज मास्टरमाइंड था। जनरल फैज पीटीआई की तमाम लीडरशिप के साथ राब्ते में था। ये फोन से डेटा निकाल लिया गया है, उनके फोन, जनरल फैज के फोन से। जनरल फैज अली मीन गंडापुर से डेली बेसिस पे राब्ते में था। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को जनरल फैज चला रहा था। ये मैं आपको अथॉरिटी से बात बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि केपी को जनरल फैज चला रहा था। जो वहां पे करप्शन हो रही है, जहाँ पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे डेरा इस्माइल खान में जो वारदातें हो रही हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे इतने हमले हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है, उनको इतलात कौन दे रहा था। 9 मई को एक बहुत ही हसास बिल्डिंग पर हमला करने का फैसला किया गया। ठीक,
वो बिल्डिंग का किसको पता था, किस किस को पता था? वो आम बिल्डिंग नहीं थी, उसमें हथियार रखे गए थे बहुत अहम किस्म के, और उसका सबको पता ही नहीं है, चंद एक लोगों को पता था। वहां पे ट्रेंड लोगों के जरिए उस बिल्डिंग पर कब्जा करने का प्रोग्राम था, जो फेल हुआ। उस पर कब्जा हो जाता तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती, प्रेशर होता, जंगी कैफियत पैदा हो जाती। मैं आपको ये तक बता रहा हूँ, ये सिर्फ म्यूटनी आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं थी, ये पाकिस्तान के खिलाफ म्यूटनी थी। रीजन क्या है उसकी? रीजन पर्सनल पावर, पर्सनल एम्बिशंस, चंद लोगों की जो अपने आप को जो इन चीजों जो से आप मेमुना ये सब जो शख्स ये कहें किसी को जिंदगी और मौत हम देते हैं, इज्जत किसको कितनी देनी है, जिल्लत किसको कितनी देनी है, हम देते, हम फैसला करते हैं। जो इंसान, जो तनख्वाहदार मुलाजिम स्टेट के ये कहें, सोचें उनके तकब्बर का आलम क्या होगा, उनकी एम्बिशंस क्या होंगी। फिरौन भी तो यही कहता था ना कि मैं खुदा हूं, और कैसे कोई खुदा हो सकता है? तो जब आप किसी को ये कहते हैं कि जिंदगी हम देते हैं और मौत हम देते हैं, और देते थे, नौज बिल्ला वो देते थे, वो इज्जत किसको देनी है, जिल्लत किसको देनी है, वो देते थे। उन्होंने एंकर भर्ती किए हुए थे, उन्होंने टीवी चैनल के मालिकान सेठ भर्ती किए हुए थे, उन्होंने टीवी चैनल लॉन्च किए हुए हैं, आज भी टीवी चैनल चल रहे हैं, आज भी टीवी चैनल्स के अंदर ऐसे रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, उन टीवी चैनल को चलाने वाले, जिनको फैज लाया, जो फैज नेटवर्क का हिस्सा हैं, और उन्होंने टीवी चैनल खरीद के उनको दिए हुए हैं। वहां आज भी प्रोपेगेंडा हो रहा है फैज के हक में, फैज के नेटवर्क के हक में। ये जो है ना, ये शुक्र करें ये नेटवर्क पकड़ा गया, तो कैंसर की तरह फैला हुआ है। ये ऐसे नहीं जस्टिस साकिब निसार बाहर बैठा अभी तक वापस नहीं आया, ऐसे नहीं बाहर बैठ के लोग इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से पे व्लॉग कर रहे थे, यहां पे बैठे कर रहे थे। कहां से इंफॉर्मेशन जा रही थी? सर्विंग लोगों से। कोर कमांडर्स की मीटिंग तक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है। किसने की होगी वहां से? वो उसका फैज नेटवर्क से क्या ताल्लुक था? मैं उन अशखास से ये पूछना चाहता हूं आज भी जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, कि उनकी पहली कमिटमेंट, पहली लॉयल्टी पाकिस्तान से है और दूसरी फौज से है, ऐसा या लगता उस नहीं। फैज नेटवर्क से, फैज बाजवा इमरान खान नेटवर्क से है उनकी पहली लॉयल्टी? वो सोचें, आज घर जाके सोचें।